तो इस क्वेश्चन को अगेन मैं आपसे वही कहूँगा, ये भी आया हुआ था, आप देख सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी बच्चों थोड़ा लैंग्वेज ना घुमा के रखी है, तो आप उससे बिल्कुल कंफ्यूज ना है। आपका फोटो इलेक्ट्रिक का एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। क्वेश्चन में लिखा है लाइट लैम्डा अगर इंसिडेंट करें किसी भी सरफेस पे तो इजेक्टेड जो फास्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड v है। अगर आप वेवलेंथ को 3 लैम्डा बाई 4 कर देते हैं तो आपकी स्पीड जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या होगी। ठीक है, सिंपल सा आप फोटो इलेक्ट्रिक लगाइए और फोटो इलेक्ट्रिक में आप लगा के देख सकते हैं कि क्या स्पीड होगी। ठीक है, एक बार आप ट्राई करें, फिर मैं आपको करवाता हूँ। वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं 10 सेकेंड बाद शुरू करता हूँ। आई होप आपने लगा दिया होगा, वेवलेंथ के टर्म में आपको रिलेशन लगाना था। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ। और बच्चों हर बार ये आएगा, अब जब मेरी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से जो टॉपिक हर बार आते हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो आपको हेल्पफुल होगी। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमारा, उसकी जो इक्वेशन है वो क्या है, सबसे पहले तो वो देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन है वो होती है, अब मैंने कई बार आपको बता दिया है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन आपको क्या लेनी है। एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा केमिस्ट्री अपनी अच्छी करिए। क्या इसमें देखिए आप, क्या आपको कहा है वेवलेंथ लेमडा है, इंसिडेंट ये है, तो v निकालना है आपको। ठीक है, और v लिखा है स्मॉलर देन दिस ग्रेटर देन दिस, और ये v जो है ना बच्चों स्पीड ये पुराने के टर्म में है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ आपकी केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो अगर आप इसमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो एच सी बाई लेमडा, जब भी आपको ऐसे ग्रेटर देन और ये लेस देन ऐसी कहानी आ रही है ना, तो आप वर्क फंक्शन को उस साइड रखिए काइनेटिक एनर्जी के। जो मेन हमारी बेसिक इक्वेशन है अब वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वर्क फंक्शन एक ही मेटल में चीज़ें बदल रही हैं तो आप उसको हर बार फाइंड आउट कर लीजिए, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्लियर होगा। अब पहली कंडीशन तो यही है, मैंने ये ऐसे ही लिख दी क्योंकि उसने कहा था लेमडा और फ्रीक्वेंसी क्या थी v। ठीक है, v1, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ। अब वो कह रहा है इसको आपने बदल दी 4 कितना टाइम, 3 लैम्डा बाई 4। तो जैसे आप 3 लैम्डा बाई 4 करोगे तो 4 ऊपर पहुँच जाएगा, 4 एच सी ओवर 3 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 4 ना 4 ऊपर पहुँच जाएगा। फिर मैं इसीलिए कह रहा हूँ वर्क फंक्शन का बबाला गया, आपने उसको फाइंड आउट कर लिया। किसी एक मेटल के लिए चाहे आप वेवलेंथ कितनी भी बदल लो वो फिक्स रहने वाला है। ठीक है, किसी भी मटेरियल के लिए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री इसलिए अच्छी कहा, ये वाला टर्म है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या ये नहीं है पूरी ऊपर वाली। अगर आप देखें ये पूरी जो वैल्यू है ये वाली, इसको आप उठा के अगर यहाँ रख दें तो क्या होगा, वही होगा जो हमें आंसर में पूछा गया है। तो कितना हो गया, 5 नॉट प्लस हाफ एम वी 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 नॉट प्लस हाफ एम वी 2 स्क्वायर। समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर को इसी साइड रहने दिया और बाकी को उस साइड ले गए। ठीक है, तो उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, माइनस करेंगे जब आप 4/3 में से, ये तो 5 नॉट बाई 3 प्लस इस साइड को आप उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए तो हो जाएगा हाफ एम, वैसे तो ये आएगा 4/3, मैं इसको कर लेता हूँ अंडरूट के अंदर 4/3। ठीक है, v का स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया पता है आपको, इसलिए क्या मेरे को ऑप्शन में 4/3 दिख रहा, तो मैंने जो मेरा इसको उधर ले जाके 4/3 आया मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब आप बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो हमारी v1 है, ये जो v2 है, ये हमारा क्या है, v2 है पूरा, ये किससे ज़्यादा है, ये √4/3 v से ज़्यादा है।
तो क्वेश्चन वही था, इसके फॉर्म बदल गए। तो जब भी ग्रेटर देन की कहानी आएगी तो आप ऐसा जरूर करें, ठीक है। अदरवाइज सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था इस साल, तो ऐसा नहीं पूछा था। तो यहाँ पर ग्रेटर देन वाला ऑप्शन आ जाएगा, सेकेंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, 14 क्या कह रहा है देखिए, कि कॉइल है वन मेड ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल, देयर आफ्टर अ कॉइल ऑफ टू लूप, दो लूप मतलब N2 हो गया, इज मेड ऑफ सेम वायर, एक वायर था पहले, उसमें एक लूप था, नंबर ऑफ टर्न एक था, लेंथ एल थी। उसके बाद हमने दो लूप कर दिए बच्चों, और वायर वही है, तो रेशियो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर आर, 2R या 4R या 2πr, सोचो जरा बच्चों, 2R होता है, अगर वायर होगा तो यहाँ पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न पे, सेम वायर है, बाकी कोई चेंज नहीं करा है, तो आप लिख सकते हैं B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो जैसे ही B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा, तो यहाँ से अब आप कैसे करेंगे देखिए, लेंथ सेम है, ठीक है, और करते हैं इसको। तो इसको आप देखेंगे, अगर एक मिनट, थोड़ा सा मैं आज कोई इशू आ रहा है, दिक्कत हो रही है। अब इसमें क्या है देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, दो केस हैं, एक वायर है जिससे हमने ये ऐसे गोल बना रखा है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न n है, 1 है, तो जो L हो जाएगा, L मीन्स जो इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा L इक्वल टू 2πr, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब जब हम एक गोला है उसमें फिर एक और बना दें, दो बना दें, तो जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2πr, ये तो होगी इनटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4πr इस केस में, ठीक है। मटेरियल सेम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसकी आप डेटा बदल लो, R1, इसको R1 कर लो, तो 4πr1। तो जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे, तो पहले वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2R। तो आप इसमें वैल्यू रख लीजिए, तो म्यू नॉट तो आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि उसमें भी आएगा, आई भी उसमें भी आएगा, ठीक है। एन इसमें 1 है तो मैं एन को 1 कर लिया, और यहाँ मैं क्या रख दूँ, 2πr, एल की वैल्यू रख दूँ। जो मेरी ये पूरी वैल्यू है बच्चों, इसको मैं क्या कर दूँ, एल के टर्म में रख दूँ। तो जो मेरी 2R है, यहाँ से आप देख सकते हैं 2R है, वो क्या है, L ओवर पाई है, L ओवर पाई ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ पर अगर मैं निकालूँ यही चीज़, तो B, ये 1 कर लिया मैंने, B2 हो जाएगा म्यू नॉट ही रहा, N यहाँ पे बच्चों 2 है तो 2 आ गया, आई रहा। अब यहाँ पर जो R1 है, जो इसकी रेडियस है, वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, 2R होता है, तो वो हो जाएगा आपका 2R, यहाँ से निकालेंगे तो 2π नीचे पहुँच जाएगा, तो L1 या L कर लीजिए, लेंथ एक ही है इनकी, तो L1 ओवर 2π, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकालिए, ये 2 जा कितना हो जाएगा 4, बाकी इनका जब V1/V2 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1:4। तो आप यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना कि अगर इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको कह रहे हैं कि n वो करा है, तो आप ये नहीं समझना कि n में ही चेंज आएगा, तो बच्चों उसका जो टोटल लेंथ है उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। तो लेंथ से सरकमफेरेंस में डिफरेंस आ जाएगा, तो इस r और n का ध्यान रखना है, ठीक है। डायरेक्ट डिपेंडेंसी तभी लगा सकते हैं जब बाकी टर्म हमारे कांस्टेंट रहें, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, अगर आप आगे अगला क्वेश्चन करेंगे तो अगला है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 आपसे क्या पूछ रहा है देखते हैं। फिफ्टीन कह रहा है आपसे, द स्पीड ऑफ बोट इज़ 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर।
इट क्रॉस और रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर अलॉन्ग अ शॉर्टेस्ट पाथ इन 15 तो वेलोसिटी। तो बच्चों अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, तो आप कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है। जो रिवर बोट सिस्टम है आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। जैसे ये आपकी रिवर है, ये हमारी एक रिवर है ऐसे, और ये वी आर से इधर को चल रही है, ठीक है। जो हमारी रिवर है वो वी आर से इस साइड को चल रही है। अब आपसे क्या दिया है आपको कि जो हमारा इसका शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि इसका शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा। तो हम आपको पता होगा रिवर बोट सिस्टम में ये जो एंगल है ये थीटा अगर होता है तो हमारी वी मैन रिस्पेक्ट टू आर कितना होता है, ये आपको दिया है क्वेश्चन में 5 किलोमीटर पर आवर। और आपको दिया है टाइम कि 15 है, 15 क्या मिनट है, तो वो निकालिए। और ये जो टोटल है ये हमारा वेक्टर वी एम आर है और ये वी आर है, तो ये हो जाएगा रूट वी एम आर माइनस वी आर स्क्वायर, ठीक है। काइनेमेटिक्स में आप डिटेल में देख सकते हैं इसको। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका डी ओवर रूट वी एम आर का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। सबकी वैल्यू दी है, वी आर की नहीं दी है, टाइम दिया है, टाइम को आप आर में बदल लो, तो सबकी वैल्यू पुट करने पे आपको आंसर मिलेगा 3, ठीक है। वी एम आर दिया है आपको 5, डी दी है डिस्टेंस आपको 1 किलोमीटर, इसको भी आप उसमें बदलेंगे नॉर्मली मीटर में, और किलोमीटर है, सॉरी स्क्वायर मीटर में बदल लेना। ऐसा आंसर किलोमीटर आर में है तो रहने देना, और टाइम को आप आर में बदल लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, 2 आइडेंटिकल बॉल ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटी इतना इतना, 2 पार्टिकल हैं उनकी आपको वेलोसिटी दे रखी है और कहा है कि दे कोलाइड हेड ऑन देन देयर वेलोसिटी। तो बच्चों जब हेड ऑन कोलिजन है और डिफरेंट वेलोसिटी है, इक्वल अपोजिट जा रही है, तो ये और मास दोनों का सेम है, तो उस केस में क्या होता है, उन दोनों की जो वेलोसिटी है ना वो एक्सचेंज हो जाती है। आपको बिना इसको सॉल्व करे आपका आंसर है ये, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हेड ऑन कोलिजन की बहुत बड़ी थ्योरी है, आप देखेंगे वहाँ एक फॉर्मूला है, उसमें आप देखते होंगे जब इक्वल और अपोजिट हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल और अपोजिट हो जाएंगी वेलोसिटियाँ बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन, जब उनके आइडेंटिकल मास है, ठीक है, वट एवर स्पीड एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हो तब। क्वेश्चन नंबर 17, आप कोलिजन की वीडियो जा सकते हैं, मेरी क्लास 11 जेई में कोलिजन की वीडियो पड़ी होगी, वहाँ डिटेल में टॉपिक को देख सकते हैं। 17 कह रहा है, अ स्मॉल मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड, इट इज़ लिफ्टेड अप विद एक्सेलरेशन इतना एंड लोअर विद इतना, देन द रेशियो ऑफ टेंशन इन थ्रेड इन बोथ केस। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया है कि कोई बॉल है, मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, और ये किसी थ्रेड से ऐसे हमने रखा है, तो कह रहा है कि इट इज़ लिफ्टेड अप, ऊपर को ये जा रहा है 4.9 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन से, एंड लोअर्ड विद एक्सेलरेशन इतना, और जब नीचे को सेकेंड केस अगर आप नीचे को देखें तो नीचे को इसका जो एक्सेलरेशन है सेम 4.9 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों केस में टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें टेंशन निकालेंगे तो टेंशन निकालने के लिए आपको एफबीडी ड्रॉ करनी पड़ेगी, और जैसे आप एफबीडी करोगे ड्रॉ, तो एफबीडी में आप देख सकते हो कैसे करेंगे, देखते हैं इसको। एफबीडी में देखिए, अगर ये बॉल है जिसका मास m है, ये हमारी पहला केस है, और ये मेरी किसी थ्रेड से ऐसे लगा हुआ है, आपको एक्सेलरेशन दिया है ऊपर को अभी 4.9 मीटर पर सेकेंड, तो टेंशन कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर की साइड लगेगा। तो जब टेंशन ऊपर को होगा तो आप कह सकते हैं वेट तो हमेशा नीचे को होता है mg, तो ma ऊपर की साइड है, तो ma इक्वल टू क्या हो गया, उसी डायरेक्शन में सारे फोर्स लिखने पड़ते हैं। टेंशन पहले केस में T1 कर लो, T1 माइनस mg, ठीक है। और वहीं अगर सेकंड केस की बात करो, मास तो वही है लेकिन अभी एक्सेलरेशन नीचे को लग गया और वेट ऑल्सो एक्ट ऑन डाउनवर्ड, लेकिन टेंशन इस केस में T2 है, अगर ये तो ऊपर को ही एक्ट होगा, तो
तो यहाँ पे देखें अगर आप तो क्या हो जाएगा, एम ए, क्योंकि मास उतना ही है, एक्सेलरेशन उतना ही है, तो एम ए कर सकते हैं, और ये हो जाएगा एम जी, क्योंकि एम ए के डायरेक्शन में सारे फोर्स रखने पड़ते हैं। तो एम ए जो है हमारा, यहाँ से अगर आप टेंशन निकालें तो टेंशन कितना हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी, और यहाँ से अगर आप टेंशन निकालें टी टू, वो कितना हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए। ठीक है बच्चों, दोनों को आप टी वन बाई टी टू कर लीजिए, तो मास दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जी प्लस ए जी माइनस ए, और जी अगर आप 9.8 लेते हैं तो ऐड कर देंगे 9.8 में 4.9 ऊपर को भी था, 4.9 नीचे को भी, अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14.7, और अगर माइनस कर देंगे आप तो हो जाएगा 4.9, तो कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 3/1। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो है 3:1। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों सेकंड वाला है। ठीक है, क्योंकि बोथ केस का हर रखा है, तो आपको पहले कौन सा दिया था, आपको पहले अप वाला दिया है तो उसको ऊपर रखना। ठीक है, हमने अप वाला पहले ऊपर रखा है। ठीक है, अगर आप सही निकाल के 1:3 कर देंगे तब भी आपका गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपने कर लिया, अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि वन पार्ट ऑफ डिवाइस इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, अनदर पार्ट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, इफ दियर एंड्स नाउ अल्टर्ड करंट डज नॉट फ्लो इन सर्किट देन डिवाइस। तो बच्चों आपने पीएन जंक्शन पढ़ा होगा कि पीएन जंक्शन जब रिवर्स बायस होता है तो करंट पास नहीं होती है। जब रिवर्स बायस किसे कहते हैं, जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से ऐड होगा और नेगेटिव पॉजिटिव से, अगर नहीं गलत कहा मैंने, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से ऐड हो रहा है नेगेटिव नेगेटिव से तो फॉरवर्ड कह लेते हैं, पॉजिटिव अगर नेगेटिव से हो रहा है तो वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में डायोड कोई भी करंट पास नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, लाइट एंटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ ट्रांसपेरेंट रॉड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स material of the rod, light once entered into it will not leave it through its lateral face whatever soever be angle of incidence। तो बच्चों कह रहा है लाइट एंटर कर रही है एक एंगल ऑफ इंसिडेंस से किसी ट्रांसपेरेंट रॉड में, तो वो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या वैल्यू होगी कि जो लाइट है वो उसको लीव ना करे। ठीक है, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो जाए। तो देखते हैं इसको। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि मान लो ये आपका एक रॉड है। ठीक है, ऐसे कोई वायर है या रॉड है, तो ये इसकी एक्सिस है। ठीक है, तो मान लीजिए लाइट इसमें ऐसे आई, लाइट ऐसे पड़ी इसमें, तो ये एंगल जो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा। तो लाइट क्या होगी, नीचे निकलेगी ऐसे, तो ये वाला जो एक्सिस से एंगल होगा ये आर होगा। तो अब ये वाला जो एंगल है वो कह रहा है कि ये लीव ना करे इसको, अगर ये ऐसे निकलता है सपोज़। ठीक है, अगर ये ऐसे निकलता है तो अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो यहाँ पे ये, तो आप देखेंगे अगर ये आर है तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा यहाँ वाला, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये लीव नहीं करेगी, सिंपल सी बात है कि जो 90 माइनस आर है वो आईसी से बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो आर है अगर आप इसको सॉल्व करें तो 90 माइनस आईसी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, माइनस में साइन चेंज हो जाता है, तो स्नेल्स लॉ इस पर लगा दीजिए। तो साइन आई इक्वल टू एन हमें दिया नहीं है तो एन साइन आर हो जाएगा। ठीक है, साइन आई इक्वल टू साइन आर, ये आर हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एन साइन 90 माइनस आई सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया साइन आई और 90 माइनस आई सी होता है कॉस आई सी, ये लेस देन कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। इसको और ब्रेक कर लें, और ये बच्चों अभी शायद 2021 में जेई में सेम क्वेश्चन ड्रॉ किया था उन्होंने, ये यहीं से किया था। तो आप देखिए ना, उनका दिमाग पढ़िए कहाँ से क्वेश्चन ड्रॉ हो रहे हैं, अपने कंसेप्ट बनाइए। ठीक है, और जो साइन आईसी होता है क्रिटिकल एंगल में,
वो 1/n होता है, तो यहाँ 1/n रख दीजिए। तो जैसे आप 1/n रखेंगे तो साइन आई सी तो ऊपर, साइन आई तो ऐसी है, यहाँ रखें तो √1 - 1/n² n हो जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, n² - 1 इज़ ग्रेटर देन 1, तो n आ जाएगा √2 से बड़ा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर n √2 से बड़ा आ जाएगा। 20 क्वेश्चन है कि अगर 10⁵ कूलम चार्ज लिबरेटेड 1 ग्राम सिल्वर, इफ़ नाउ चार्ज इज डबल देन अमाउंट ऑफ लिबरेटेड Ag विल बी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। अगर आपको बता दूं, कई बार कभी पीछे होता था कि फिजिक्स के क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ जाते थे, तो वहाँ आपने फैराडे का लॉ पढ़ा होगा कि जो मास है वो किसके प्रोपोर्शन होता है, या उसकी वैल्यू क्या होती है, ZIT। ठीक है, चार्ज, इलेक्ट्रोलाइट की कैपेसिटी और टाइम पे, और I आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ZQ। तो इसका मतलब है मास किस पे डिपेंड करता है, Q पे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 1 ग्राम, अगर 10⁵ में 1 ग्राम है तो कह रहा है कि अगर डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा। समझ रहे हैं, अगर इतने चार्ज में 1 ग्राम है तो डबल करने में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डायरेक्टली रिलेशन है। देखो बच्चों, अगेन फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन आ गया, इसको आप खुद करेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन है, आप इसमें लगाइए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू SC/λ -5। आपको वर्क फंक्शन क्लियरली लिखा है, उस समय थोड़ा सा अच्छे थे वो लोग, डेटा दे देते थे। लैम्डा आपको दिया है, रखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा आपसे 22 कह रहा बच्चों की 2 कॉइल हैव 23 है, 22 ये कह रहा है कि द इफ टाइम ऑफ मीन पोजीशन फ्रॉम एम्पलीट्यूड पोजीशन इज 6 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड 6 सेकेंड है, तो फ्रीक्वेंसी बताओ। तो बच्चों सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड अगर 6 सेकेंड है, देखो लेकिन उसने एक बात कही है, टाइम ऑफ मीन पोजीशन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो T/4, और किसके बराबर है, 6 के, तो T कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब आपसे कह रहा है फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी ही तो 1/T होती है, तो 1/24, तो 1/24 को आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आएगा 0.004। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में 6 है, मतलब टाइम पीरियड जो है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे T/4 आता है मीन से एम्पलीट्यूड तक। अगला क्वेश्चन है, 2 कॉइल हैं आपके पास, आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है, कह रहा है कि द करंट चेंज इन फर्स्ट I इक्वल टू इससे वेयर I0 इज 2A एंड ओमेगा इतना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इन सेकेंड। तो EMF मैक्सिमम पूछा है, तो फैराडे साहब बताते हैं EMF E इक्वल टू M, 2 कॉइल है तो M आएगा DI/dt। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है तो म्यूचुअल रख दोगे। अब DI/dt है, तो बच्चों पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो क्या आ जाएगा, I0 cos ओमेगा t और ओमेगा। तो I0 ओमेगा की वैल्यू आपको दी है, बात आती है cos ओमेगा t की, तो इसमें से एक वर्ड लिखा है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम के लिए कॉस को कितना होना पड़ेगा, अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो कॉस हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं इसको भी, तो ये जो आंसर आएगा m, इसका ये हो गया I0 इंटू 2, 0.005 इंटू 2 इंटू ओमेगा, तो इन तीनों को इंटू करोगे तो ये तो हो गया 1, तो 100 के आसपास मतलब पाई आएगा इसका आंसर, आप चेक करना। समझ रहे हैं ना, मैक्सिमम लिखा है तो जो टर्म आएगा इसको डिफ्रेंशिएट करके कॉस वाला, वो तो ऑब्वियस बात है 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इतना एंड शंट का इतना इज कनेक्टेड। तो शंट कनेक्ट करके हम उसको क्या कन्वर्ट करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जब हम उसके सीरीज में क्या ऐड करते हैं, पैरेलल में क्या ऐड करते हैं, तो शंट को हम पैरेलल में ऐड करते हैं। तो पूछ रहा है कि इफ मेन में इतनी करंट है तो करंट थ्रू 2 ओम, मतलब शंट में कितनी करंट होगी। तो सिंपल सा रिलेशन है बच्चों, इसका कैसे निकालोगे, देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं आप, जो हमारा ये गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, वैसे तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, और ये शंट रेजिस्टेंस मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने शंट रेजिस्टेंस ऐड किया, इसका तो 8 ओम दिया है आपको, और एस का आपको 2 ओम दिया है। ठीक है, और आपसे कहा है इस पे
कि जो इफ़ मेन करंट इज़ 1, मेन में 1 है और करंट फ्लो इन 2 ओम में पूछी है, तो अगर मेन जो है, ये जो मेन है इसको मेन बोलते हैं आई, ये 1 ओम है, तो इसमें कितनी होगी? तो सबसे पहले बच्चों आप क्या निकालो, ये शंट है, शंट जो रेजिस्टेंस है हमारा, इससे करंट का रिलेशन, तो इसमें जितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इसमें बराबर होगा। तो शंट में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, अगर ये आई है मान लेते हैं, शंट में आई एस जा रही है, तो इसमें हो जाएगी आई माइनस आई एस। ठीक है, आई क्या है, इसको मैंने आई ले लिया है फ़िलहाल, ताकि आप एग्ज़ाम में फॉर्मूला ध्यान रखें। जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आप देखें, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, एस आपको दिया है 2, आई एस आपको नहीं दिया है, इक्वल टू आई आपको दिया है 1, आई एस आपको नहीं दिया है, और जी आपको दिया है 8। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2IS माइनस 8 माइनस 8IS, और इधर ऐड होके 10IS हो जाएगा। ठीक है, ओवर 8, तो IS जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 8/10, तो इसका मतलब 0.8। तो इसमें जो करंट है 0.8 है, इसमें जो करंट है आपकी वो 0.8 है, 0.8। अगर इसमें 0.8 करंट एम्पियर करंट है तो इसमें कितनी होगी, 0.2 एम्पियर। माइनस कर लीजिए, क्योंकि अगर इसमें IS है तो इसमें से 1 में से इतनी यहाँ चलेगी, तो KCL लगा लिया मैंने, 0.2 आ गई। अब आपसे पूछा है कि, आपसे पूछा गया था, करंट ही पूछी थी शायद, आंसर आ ही गया है, मैं तो सोचा था कुछ और पूछा है। तो इसमें करंट पूछी थी, वो तो निकालनी भी नहीं थी, 0.8 मार के आप सीधा आगे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ a ladder is not in balance against a smooth vertical wall, then it can be made it balance by decreasing the length of ladder, increasing length of ladder, inclination decrease कर दो, declination decrease कर दो। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को कि लैडर में हम क्या करेंगे, सोचिए। और वैसे मैंने आपको लैडर की जो कहानी है, आपने अगर लॉज ऑफ मोशन वाली मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने उसका नॉर्मल रिएक्शन भी कैसे निकालते हैं वो भी बता रखा है बच्चों आपको, कि नॉर्मल रिएक्शन, और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है आपका। 2 मिनट लीजिए, आप आराम से अपना सोचिए, थिंकिंग आप डेवलप कीजिए, जितना आप समझ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। आई होप समझने वाले ने समझ लिया होगा। अब इसमें देखो, पहले इसकी एफबीडी अगर आपने देखी मेरी, बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसकी एफबीडी बनाते हैं पहले थोड़ी सी। तो जैसे कि ये मेरी मान लो वॉल है, ऐसे एक वॉल है, ये मेरा ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है मेरा। तो अब आप देखें, अगर ये सीढ़ी है ऐसे, ये ऐसे हमारी लैडर है, कोई सीढ़ी है, इसका नॉर्मल रिएक्शन बच्चों, ये एक्स्ट्रा बात है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। वैसे ही यहाँ से ऊपर को लगता है हमेशा, सरफेस से इनवर्ड लगता है बॉडी के परपेंडिकुलर। तो इसमें 2 नॉर्मल रिएक्शन होते हैं। अगर ये बैलेंस होती तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इसके वेट को बैलेंस कर रहा होता। ठीक है, और ये वाला जो बंदा है ये अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा होता। ठीक है, ये मैंने बता दिया, अगर कभी पूछा जाएगा बैलेंस के केस में। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस पूरे की लेंथ L है, इसकी पूरे की लेंथ हमारी L है, तो जो आधी लेंथ होगी, मान लीजिए आधी लेंथ है यहाँ तक, तो कितनी हो जाएगी, L/2, L/2। यहाँ तक क्लियर है। अगर ये थीटा है बच्चों, ये अगर थीटा है, तो इसका जो वेट होगा वो कहाँ पे होगा, सीधा नीचे को होगा ऐसे, mg। तो हम कंपोनेंट मैंने करा रखा है, इसलिए क्वेश्चन में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन क्या पता किसने वो नहीं देखी। तो थीटा क्या होगा, इधर को होगा mg cos थीटा। ठीक है, तो अब जो इसका मोमेंट होगा किसके अबाउट, कॉन्टैक्ट फोर्स के अबाउट, ड्यू टू टॉर्क। ठीक है, वो कितना होगा, फोर्स कितना है, mg cos थीटा, बैलेंस नहीं है, और लेंथ परपेंडिकुलर जो भी है उसकी L/2। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ टॉर्क है उसका, या मोमेंट अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्स कह सकते हो, जो उसके कॉन्टैक्ट है। अब आप देखो, ये जो मोमेंट है, ये क्वांटिटी क्या हो रहा है, ये अनबैलेंस कर रही है। तो जैसे आप थीटा को इंक्रीज करते हैं बच्चों, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपका डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये है मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा, मोमेंट आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो लैडर आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, आपको n = mg करना है ना, तो इसको
कम करना पड़ेगा, कम करोगे तो एक बार कॉस जीरो में पहुंचेगा तो 1 आ जाएगा थीटा जब जीरो आएगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इंक्लाइनेशन को आप इंक्लाइनेशन को आप डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। अब ये आता नहीं है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो है, फॉर ए रॉकेट propulsion's velocity of exhaust gas relative to rocket is 2 kilometer per second if mass of rocket is 1000 kg, the rate of fuel consumptions for a rocket to rise up with acceleration 4.9 will be। तो रॉकेट का केस है, वैसे आता नहीं है बच्चों अगर आपको बताऊं, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका, तो जो ये वेरिएबल मास का क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी इसकी, देखिए v, इसका फॉर्मूला है dm/dt, और जो मास आपको दिए है, मास आपको एक मास दिया है उसमें रॉकेट 4.9, अगर आप देखें 4.9 एक एक्सेलेरेशन दिया है, मास कितना दिया है ये। ठीक है, अब इसमें एक तो ये एक्सेलेरेशन है जो ऊपर को जा रहा है और एक ग्रेविटी की वजह से आएगा, तो ये जो किसके बराबर होता है 4.9 प्लस 9.8, इसको आप जोड़ सकते हैं तो ये आ जाएगा 14.7। ठीक है, मास को मैंने नहीं रखा है। अब आपको वेलोसिटी दी है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, मास दिया है, वैल्यू रख दीजिए तो dm/dt आ जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है dm/dt इक्वल टू mg प्लस ma, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये आता नहीं है लेकिन कर लीजिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो 14.7 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। सॉल्व करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, देखते हैं आंसर। 7 पॉइंट में एक ही ऑप्शन है तो थर्ड वाला होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, और ये क्वेश्चन CBSE टर्म 2 में आया था 2000 किस में 21 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 3 हमारे फोर्स हैं। अगर आपने मेरी वेक्टर की वीडियो देखी है तो जाइए देखिए, बहुत अच्छे से बताया है। कह रहा है कि टॉर्क बताइए अबाउट O। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे बच्चों, जो सेंटर डिस्टेंस है फ्रॉम ईच साइड वो इक्वल है, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से जो यहाँ की डिस्टेंस है, और यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है, तीनों सेम है। तो इसका मतलब ये है जो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो f1 के अबाउट है, अगर मैं उसको r लिखता हूँ, प्लस जो f2 के अबाउट है उसको मैंने r लिखा, आप अगर इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन f3 का जो परपेंडिकुलर है वो इन दोनों के अपोजिट होगा, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि मोमेंट टॉर्क जो है वो कांस्टेंट होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स कांस्टेंट होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो f3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा f1 प्लस f2। ठीक है, तो इनका मॉड भी सेम होगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है f3 f1 प्लस f2। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, और 28 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। When a volume change from V2 to V at a constant pressure P, then change in internal energy। तो बच्चों सिंपल सी बात है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हमारी इंटरनल एनर्जी पूछी है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू CV डेल्टा T इक्वल टू, अब हमको CV नहीं दिया है तो CV के फॉर्मूले अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो ये क्या हो जाएगा, N डेल्टा T। CV का एक फॉर्मूला होता है R/γ-1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। अब वॉल्यूम जो है यहाँ पे हमें तो डेल्टा T दिया ही नहीं है ना बच्चों, तो आपको एक रिलेशन ये भी तो पता होगा, PV इक्वल टू nRT। तो जो वॉल्यूम में चेंज है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शन होगा, तो जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होगा, या आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं दोनों को रिलेट करके। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम में चेंज, P तो बाहर ही रख लो, यहाँ से P आ जाएगा 2V माइनस V। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू मैंने क्या कर ली, उठा के यहाँ रख दी, R से R कट गया, तो 2V माइनस V ओवर γ-1। समझ रहे होंगे ना,
यहाँ से मैंने टी की वैल्यू उठाई, पी वी ओवर एन आर को उठा के 2 बार इसमें लगा दिया डेल्टा टी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा पी वी ओवर गामा माइनस 1। तो थर्ड वाला इसका सही हो जाएगा। अगला है वो गैस 29 और गैस ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर टू 10 लीटर वॉल्यूम दिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर समझ रहे हो, अभी मैंने बताया था आपको इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी करा है तो टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो जाएगा, आप 1000 मोल बदल लो, आंसर हमेशा 0 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है व्हेन 3 आइडेंटिकल बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज द कंज्यूम पावर इज 10, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन कंज्यूम पावर विल बी। अगर वो सीरीज में, अब बल्ब का केस बच्चों थोड़ा सा उल्टा होता है, क्या, जब वो हमारे नॉर्मली सीरीज में होते हैं, कोई भी बल्ब अगर सीरीज में है आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो P है, P इक्विवेलेंट है, वो 1/P इक्विवेलेंट से हमें निकालना पड़ता है, 1/P1, 1/P2, 1/P3। और अगर वो पैरेलल में होते हैं भाई साहब, तो पैरेलल में वो क्या करते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3। ऐसा ही कैपेसिटर भी करता है, आपको ध्यान रहना चाहिए। तो आपसे कहा है अगर 3 आइडेंटिकल मतलब उनकी पावर सेम है, तो आइडेंटिकल बल्ब की जो P इक्विवेलेंट हो जाएगी सीरीज के केस में क्या हो जाएगी, P/3, और पैरेलल के केस में क्या हो जाएगी, P लिख देता हूँ मैं पैरेलल के 3P, ठीक है। तो जैसे आइडेंटिकल होंगे तो R/N होता है, तो हमने R/N लगा दिया, और वहाँ वो तो कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल बल्ब है, कंज्यूम पावर 10, ठीक है। कब, जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया। अगर उसको हम पैरेलल में करेंगे तो कितना करेंगे, तो सीरीज में जब हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं तो 10 कर रहा है, तो यहाँ से P कितना हो जाएगा 30, तो एक बार P 30 आ गया, 30 यहाँ रख दो, कितना आ जाएगा 90, तो आंसर आ जाएगा हमारा 90। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 5 मीटर, इफ़ इट रिबाउंड अप टू हाइट 1.8 मीटर देन रेशियो ऑफ वेलोसिटी आप बिफोर एंड आफ्टर द रिबाउंड। तो बच्चों ये भी मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, रिबाउंडिंग ऑफ बॉल काइनेमेटिक्स में कंसेप्ट है। तो जो हमारी वेलोसिटी हो जाती है वो ई की टाइम्स में बढ़ती है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा 31 का, सिंपली आप लगा लीजिए। तो आप देख सकते हैं रिबाउंड का कंसेप्ट, तो वो कितनी हो जाएगी, V2 अगर सेकेंड की है, V1 पहले की है, तो √2g और कितनी है 1.8 ओवर √2g, फ्री फॉल वाला केस लगाना है आपने यहाँ पे, √2g से √2g कट गया तो ये आ जाएगा √18/50, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो 9/25, तो आंसर आ जाएगा 3/5, ठीक है। जनरली इसमें क्या है ना, रिबाउंड का केस है, बात याद रखना आप, ठीक है। एक बार जब बॉल नीचे आ जाएगी अगेन ऊपर जाके रिबाउंडिंग दिखाएगी फ्री फॉल के लिए, फिर ऊपर U0, फिर अगेन वही होगा, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। 32 टू पैरेलल वायर एट डिस्टेंस 1 मीटर इफ बोथ देम कैरी 1 एम्पियर करंट सेम डायरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ लिखा है। तो बच्चों अगेन फॉर्मूला याद होना चाहिए, आ जाएगा आंसर। फोर्स निकालना है पर यूनिट लेंथ, तो F/L करके फॉर्मूला होता है μ0 I1 I2 ओवर 2πr, r डिस्टेंस है, तो r जो है वो 1 है, I1 I2 बोथ कैरी 1 एम्पियर, तो ये भी 1 हो गया। तो कह रहा है कि फोर्स कितना है, तो μ0 ओवर 2π, तो μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷, तो 2π से 4π 2 टाइम कट गया, पहला आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 लैम्डा दिया है, ब्रैग एंगल दिया है, तो सेकंड ऑर्डर निकालना है। तो बच्चों ब्रैग फॉर्मूला जो होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, और n यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, तो n क्या दिया है हमको 2, और लैम्डा निकालना है शायद, नहीं लैम्डा भी दिया है 1, ठीक है, और 1 × 10⁻⁻10 कर लीजिए इक्वल टू 2 ऐसी रहेगा, और जो d है हमें d निकालना है, यहाँ पे d को d रहने दिया, और थीटा 60, तो साइन 60 होता है आपका √3/2, तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग इज n आफ्टर सस्पेंडिंग मास m, नाउ 4m मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम सेम स्प्रिंग देन फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो डिपेंड किस पे करती है, स्प्रिंग की, आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग का, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/2π √k/m,
तो फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास। तो कह रहा है अगर m मास है तो ये है, अगर मास को ये F1 कर लो, अगर F2 हो जाएगा कब, जब इसको 4m कर देंगे। ठीक है, ये हमको n दिया है, तो n इक्वल टू आपको दिया है 1/√m। ठीक है, तो ये कितना होगा, मैं इसको n1 कर लेता हूँ √4m। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए सिंपली, तो जो पहली वाली है उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। जब आप n1/n करोगे तो रूट से रूट कर लिया तो बचेगा 2। ठीक है, अगर आप इसको लिखोगे 2 नहीं 1/2 बचेगा, तो n1 क्या हो जाएगा, पहले वाले का आधा n/2। आगे कह रहा है, और स्टैंडिंग वेव हैविंग 3 नोड 2 एंटी नोड। 3 नोड हैं भैया में, 2 हमारे एंटी नोड हैं, फॉर्म्ड एट बिटवीन 1.21 एंगस्ट्रॉन विथ डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस देन द वेवलेंथ इज। तो वेवलेंथ पूछा है तो आप इजीली कर सकते हो, वेवलेंथ ही 1.21 है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए एक नोड है, ठीक है, ये हमारी ऐसे बनी, यहाँ पर ये मिला, ठीक है, अगेन दूसरा नोड आ गया ये, और नोड एंटी नोड आपको पता होंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना नोड किसे कहते हैं, एंटी नोड किसे कहते हैं। ये 3 नोड हो गए, 3 नोड कह रहा है, एंटी नोड कितने हो जाते हैं, ए के मैक्सिमम, ए के है, ए एंटी नोड है और ये 2 है। तो आपसे पूछा है कि इन 2 डिस्टेंस क्या होगी वेवलेंथ की, अगर इनके बीच की डिस्टेंस आपको दी है तो 2 कंजिक्यूटिव, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखेंगे, इसको ही लैम्डा कहते हैं, तो लैम्डा का आंसर 1.21। क्वेश्चन नंबर 36, इन हॉट वायर एमीटर ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ करंट टेम्परेचर ऑफ वायर इतना, तो करंट अगर डबल कर देंगे तो टेम्परेचर में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चों जो हॉट वायर है उसमें जो टेम्परेचर की कहानी है वो डिपेंड करता है I²RT का जो फेनोमेना है, वो चेंज इन टेम्परेचर जो आपने पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट में, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हॉट वायर लिखा है उसमें, थीटा यहाँ पे टेम्परेचर है, तो ये आपका ये हो गया। अब आपसे अगर 2 कंडीशन लगाते हो तो θ2 चेंज इन टेम्परेचर ओवर चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 का स्क्वायर ओवर I1 का स्क्वायर। तो I2 कितना दिया है, देखो आपसे कह रखा है कि अगर ये 5 है, पहला केस 5 है, अगर डबल कर देंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो θ2 तो हमें पता नहीं है, ये हमें θ1 कितना दिया है, 5 दिया है, इसको डबल कर देंगे तो 2I1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो I1 से तो I1 कट गया, लेकिन बचा यहाँ पे 4, तो 4 उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा θ2 इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, याद रखना इस बात को। हॉट वायर एमीटर जब भी आप मिलेगा आप यही लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें 36 हो गए हैं, 37 क्वेश्चन। तो 37 क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अ कार इज मूविंग विद V if stop after applying brake at distance 20 meter, if velocity of car is double, then how much distance it will cover। तो बच्चों ब्रेक लगा दिए तो रेस्ट पे आ जाएगी, तो आप इजीली डिस्टेंस निकालना है तो आप लॉज ऑफ मोशन देखिए, u² - 2as। तो जब आप इसको लगाएंगे आप देखेंगे, जब हम इस पर ब्रेक लगा देंगे तो v 0 हो जाएगा, तो u² इक्वल टू 2as, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, u²/2a, ये आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस जाएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्टली देखिए s किस पे डिपेंड कर रहा है, u² पे। तो कह रहा है अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाए, अगर ये डबल कर दी जाए और ये 20 है तो कितना जाएगा, देखो डबल करने पे 4 गुनी हो जाएगी, तो ये कितने चली जाएगी, उसके जो हमारा पहले का आंसर उसके 4 गुनी हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा 80। 38, और चार्ज Q इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट रिलीज देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आफ्टर डिस्टेंस V। तो काइनेटिक एनर्जी आपको कई बार मैंने बता दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है QE, और डिस्प्लेसमेंट इसने दिया है आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस y, तो QEY इसका आंसर होगा। 39 देखिए बच्चों, 39 कह रहा है आपसे, इन बोर मॉडल एच एटम इलेक्ट्रॉन इज रिवॉर्ड इतना इफ द वेलोसिटी इतना द वैल्यू ऑफ, इजी क्वेश्चन है बच्चों, पोस्टुलेट पर रिलेटेड है। mv² r किसके बराबर होता है, कूलोम्बिक रिपल्सन। यहाँ से आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी जो होगी हमारी वो हो जाएगी ई ऊपर रहेगा, ई इसमें भी है, तो यही वाला आंसर नहीं, हाँ यही वाला आंसर हो जाएगा। आप कूलम्बिक लॉ रख दीजिए यहाँ पे, वो हो जाएगा 1/4πε0 E²/r इक्वल टू mv²/r। यहाँ से निकाल सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर इज ई एंड स्ट्रेंथ इज नाउ डबल देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। तो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायपोल का इक्वेटर पे ई है, इफ़ स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस इज नाउ डबल्ड, ठीक है, अगर आप उसकी स्ट्रेंथ डबल कर दें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं थोड़ा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चों हमारा किसी भी डायपोल का इक्वेटर पे होता है वो होता है P/r³ के प्रोपोर्शन, Kp/r³। ठीक है, तो आप तो डायरेक्टली अगर आप देखें तो किस पे डिपेंड कर रहा है, P पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है, r³ पे। तो आपसे कह रहा है अगर डबल कर दिया जाए, तो डबल कर दिया जाए तो ये भी डबल हो जाएगा। ठीक है, ये पहला केस है ना, आप इसको ऐसे ही रख लीजिए, ई ये है, ये पहला केस है। अब वो कह रहा है कि अगर डबल कर दिया जाए, स्ट्रेंथ हमारी डायपोल की P से निकाली जाती है, अगर इसको 2P कर दिया जाए नए केस के लिए, और R को अगर भी डबल कर दिया जाए 2R, ठीक है, इनिशियल से, तो जो E1 है इस केस में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो 2P हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 4 8 8r³। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, E1/E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, E1/E 1/4, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/4। ये बात आप ध्यान रखना, डायपोल की जो स्ट्रेंथ है वो P से दी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, E/4। ठीक है, इसमें लिखा है ना, स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस इज नाउ डबल्ड। अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 1:25, इफ करंट इन लोड इज 2 देन करंट इज प्राइमरी। तो सिंपल सा आपको पता होगा, ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो तो बच्चों, टर्न रेशियो में क्या कहते हैं हम, कि जो प्राइमरी है, जो हमारे ईएमएफ है सेकेंडरी में और ईएमएफ है प्राइमरी में, और नंबर ऑफ टर्न है सेकेंडरी में, नंबर ऑफ टर्न है प्राइमरी में, और करंट है सेकेंडरी, सॉरी करंट उल्टा होता है, ठीक है, करंट है आपका प्राइमरी में और ये सेकेंडरी में। ठीक है, ये ही आपका एक उल्टा रिलेशन है, ये वाला, इसको आप ध्यान रखना। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं टर्न रेशियो। क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो, टर्न रेशियो। ठीक है, तो ये जो टर्न रेशियो है आपका, आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा हर बार। इस क्वेश्चन में भी आप देखें, आपको दिया है 1:25 उनके टर्न रेशियो है। ठीक है, तो अभी आपको दिया है 1/25 है टर्न रेशियो, बराबर। अगर वो कह रहा है कि लोड में, लोड मतलब आपका यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, लोड कॉइल जो होती है हमारी सेकेंडरी कॉइल होती है, ठीक है, सेकेंडरी ट्रांसफार्मर होता है, देन करंट इन प्राइमरी कह रहा है। वैसे भी प्राइमरी कह दिया तो आपको आइडिया मिल गया। तो अगर आप, हमें क्या निकालना है, टर्न निकालना है, तो प्राइमरी नीचे है, ठीक है, तो NIP/IP, IP आपका नीचे है, I सेकेंडरी ऊपर है, ओवर 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, नहीं कुछ गलत हो रहा है, हाँ, सेकेंडरी में, सेकेंडरी आपको दिया है, प्राइमरी आपको निकालना है ना। क्वेश्चन में आप देखो, आपसे लिखा है प्राइमरी में निकालना है, और आपने अभी रिलेशन देखा कि जो प्राइमरी है वो नीचे रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो IP कितना आ रहा है, 50। ठीक है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन था 42। अगला क्वेश्चन करा है, इफ सोर्स मूविंग परपेंडिकुलर फ्रॉम लिसनर देन चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल बी। तो बच्चों अगर सोर्स कभी भी ऑब्जर्वर के परपेंडिकुलर है तो उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, दैट मीन्स नो चेंज, आंसर विल बी 0। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना है आपको, जेड ऐड करके, वैसे तो ये फिजन की रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक होता है बेरिलियम, एक होता है क्रिप्टॉन। ठीक है, अब क्रिप्टॉन 4 में दे रखे हैं, ये और ये रिएक्शन भी हैं, लेकिन क्रिप्टॉन में आप देखेंगे जो आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्टॉन में, क्रिप्टॉन का यहाँ पर होता है 8936। ये तो है रट्टा, अगर आप रट्टा मारते हो
दूसरा बच्चों इसमें एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, आप इनके सारे जेड जोड़ लो। जैसे आपको ये रिएक्शन दे रखी है, आपको 92U235 प्लस 0N1 एरो, लेकिन रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, मे बी वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। बेरिलियम 144, अब यहाँ पे आपको दिया नहीं है तो आप इसको एज्यूम कर लो, प्लस 301, ये कह रहा है। तो देखो यहाँ पर ये 92 है ना, जेड भी कंजर्व रहना चाहिए और ऊपर वाला ए भी कंजर्व रहना चाहिए। तो देखो 92 प्लस 0 इक्वल टू यहाँ क्या है 56 प्लस जेड प्लस, अब यहाँ पे 0 है ना तो 3 का इंटू करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ से जेड आप सॉल्व करोगे, ए जब निकालोगे आप तो 235 प्लस 1 लेफ्ट का हो गया, राइट में 144 प्लस ए प्लस 3, कैसे ये 1 है 3 और यहाँ से आपका ए निकल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप सच में नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में जाइए बच्चों, एनसीईआरटी में यूरेनियम के फिजन की 3 रिएक्शन लिखी हैं, एक नहीं 3, ये सबसे कॉमन है, 2 और हैं उसको भी आप करिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो क्रिप्टॉन है, ये तो याद होना चाहिए वैसे। 44 क्वेश्चन कह रहा है, एक रिजिड रॉड है प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल एज सोन इन फिगर एंड वेलोसिटी ऑफ लोअर एंड इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स बेस मेक अल्फा 60 डिग्री, देन वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ इट्स एंड बी इज। तो बच्चों देखिए ये रॉड आपके ऐसी रोटेट ऐसे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 44 में ये जो इक्वेशन है ये आपने कई बार देखी होगी, जब भी आपकी रॉड ये रोटेट कर रही है आपने वहाँ भी देखी होगी। काइनेमेटिक्स की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था एक बार। तो यहाँ पर अगर आप इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में देखेंगे आपको ऐसी रॉड मिलेगी, तो वो हमारा कैसे होगी इसको मैं अलग से बता देता हूँ आपको, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपकी ऐसे कोई भी एक रॉड आपको बना के दे रखी है, ठीक है, ये आपका ऐसे रखी है इन्होंने और ये हमारी रॉड है, ठीक है, ये हमारी रॉड है। अब आप देखिए इसकी जो वेलोसिटी है, ये वाला एंगल आपको अल्फ़ा दे रखा है, ठीक है, और ये जो बच्चों ये एक्स है और ये वाई है, मैंने एक बार डिस्कस कर लिया है, ये मान लो लेंथ एल है, ठीक है। अगर ये अल्फ़ा है बच्चों ये वाली, तो एक्स को अगर आप यहाँ से कंपोनेंट ब्रेक करोगे, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये वी ए इधर को है और बी ऊपर को है, ठीक है, तो जो ए वेलोसिटी है आपकी वो इस साइड को है, वी ए से दिखा रहा हूँ मैं इसको, और जो वी बी वेलोसिटी है वो हमारी इस साइड को है। जब आप इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ठीक है, जब आप इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, आप देख सकते हैं, ठीक है। आराम इजीली ब्रेक करिए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एल कॉस एल्फ़ा और वाई की वैल्यू हो जाएगी एल साइन एल्फ़ा, दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो मैंने इसको दोबारा बता दिया। डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स ओवर डी टी, क्योंकि इसमें 2 वेलोसिटी हैं तो 2 डायरेक्शन आएंगी, डी वाई बाई डी टी, और डी एल तो हमारा एल हमारा कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब यहाँ से आप देखें जो डी एक्स ओवर डी टी है बच्चों ये वी ए है, जो डी एक्स ओवर डी टी है यही हमारा क्या है वेलोसिटी अबाउट ए, और जो डी वाई ओवर डी टी है ये है वेलोसिटी अबाउट बी। और ध्यान से देखिए ये जो वेलोसिटी है ये नेगेटिव डायरेक्शन को जा रही है, ये तो पॉजिटिव को है, और वी ए कितनी दी है 10 और वी वी हमें निकालनी है, तो 2, ठीक है, 2 हो गया ये। यहाँ से आप देखिए या इसको आप सॉल्व चलो रख ही लीजिए, 2x हो गया और वी बी आ गया -10 प्लस 2y वी बी इक्वल टू 0, 2 दोनों में से बाहर निकल गया तो x 10x इक्वल टू हो गया वी बी ओवर y, ये आप समझ गए होंगे। इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपका 10x ओवर y इक्वल टू वी बी। अब मेन बात है इसमें x ओवर y निकालना, ठीक है, x ओवर y निकालना। तो आपको पता होगा, आप इसमें अगर tan थीटा लगाएं, tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा tan होता है हमारा परपेंडिकुलर
ओवर बेस, और अल्फ़ा आपको अगर ध्यान से देखें तो दिया था 60, तो tan 60 बच्चों कितना होता है, tan 60 होता है आपका √3, तो इसकी आपको वैल्यू पता लग गई, √3 इक्वल टू y/x, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से √3x, यहाँ रख दीजिए, तो ये आ जाएगा tan x ओवर √3x, x कर दिया, तो जो v b की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ गई हमारी 10/√3, ठीक है। और कोई 10√3 भी कह सकता है इसको, 10 से 10 यही रखो, 10√3 कैसे कहेगा, अगर रेशनलाइज नहीं करा होगा। आंसर देखते हैं पहले वहाँ, 10 हाँ 10/√3 हो गया। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, और इस क्वेश्चन की बाद में रिपीटिंग बहुत हो सकती है, चाहे वो जेई में हो चाहे वो नीट में हो। मैं देखता हूँ जेई वाले नीट के पेपर नहीं कर रहे हैं, नीट वाले जेई के नहीं कर रहे हैं। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, आप किसी पे भरोसा मत करिए बच्चों। पहली बात, आप मेरे पे भी भरोसा मत करिए। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको जहाँ से अच्छा आउटपुट मिल रहा है आप उस पर भरोसा करिए, ठीक है, और ब्लाइंडली मत करिए, समझ रहे हैं। अगर आप बढ़िया रैंकिंग लाना चाहते हैं, अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो आप प्रैक्टिस के लिए पूरे नीट के पेपर करिए, एम्स के करिए, जेई के करिए, जहाँ तक पॉसिबल है वो करिए। मैं ये मानता हूँ कि नीट में कैलकुलेशन कम आती है, थोड़ा जेई में ज़्यादा आती है, लेकिन अगर आप नीट वाले जेई कर लेंगे, जेई वाला नीट कर लेगा, तो कभी कभी छोटी चीज़ें भी तो पूछी जा सकती है जेई में, और नीट में तो पॉसिबल ही है कि जेई के क्वेश्चन कभी क्या डिट्टो ही आ जाते हैं। आप अपने ही पेपर कर लें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो हमने कैसे किया दोबारा देख लेते हैं। हमने पहले कर्व की क्वेश्चन बनाई, वहाँ से इसको सॉल्व करते हुए ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 नहीं, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था वो देख लेते पहले। लास्ट क्वेश्चन था हमारा 42 था हमारा, 44 था बच्चों लास्ट क्वेश्चन। तो 44, अब हम चलते हैं आगे 45 में। 50 क्वेश्चन होते थे उस समय भी। तो ये हमारे जो क्वेश्चन हैं अब हैं हमारे 48। बाकी क्वेश्चन बताने मिस हो गए, आप कर लीजिएगा। अच्छा नहीं, 45 से मिल गए। 45 आपसे कह रहा है कि रेडिएशन एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर T ऑफ ए सन इज E इफ़ टेम्परेचर इज डबल देन रेडिएटेड। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, ये इस बार अगर कोई फिर कहता है, मुझसे दोबारा कहूँगा, ये इस बार नीट 2022 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज बदली थी। तो जो रेडिएटेड एनर्जी होगी E, वो किस पे डिपेंड करती है, स्टीफन लॉ आपको पता होगा, मैंने वहाँ बहुत 2 तरीके से क्वेश्चन कराया है। तो अगर इसको हम डबल कर देंगे तो ये 4 गुनी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 2 4 4 4 16, तो 16 ही बिना देखे करना था। द कॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन PN जंक्शन डायोड, ये बिल्कुल थ्योरी है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव नियर ए पोटेंशियल बैरियर क्यों बनती, PN जंक्शन डायोड में पोटेंशियल बैरियर क्यों बनती है, ये आपको इजीली कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा बताइए इसका आंसर कमेंट्स। अरे आप तो लाइव है नहीं, 2 मिनट सोचिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे आप इसको करेंगे। क्वेश्चन आसान है, थ्योरेटिकल है, PN जंक्शन से बच्चों क्वेश्चन ज़रूर आता है, आप उसको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो आपको पहले आता है उसको आप करिए, हमेशा कठिन की तरफ मत भागिए। तो बताइए इसका आंसर, सोच लिया होगा आई होप, बहुत लोगों ने कर भी दिया होगा। तो बच्चों जो कॉज होता है पोटेंशियल बैरियर बनने का, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जो कंसंट्रेशन है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का, वो जंक्शन के अबाउट आने की वजह से। तो
तो कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव का नहीं, दोनों का, तो इसमें लिखा है कंसंट्रेशन, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। कह रहा है कि कॉमन इमीटर एक सर्किट है, एम्पलीफायर, इसका करंट गेन आपको दिया है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है अगर इनपुट रेजिस्टेंस इतना है तो और इनपुट वोल्टेज इतना है तो आउटपुट करंट कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप बेस पे इसको लगाएं तो V इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू IB ओवर R हो जाएगा। बेस पे अगर आप लगाएं तो IB नहीं, गलत कर रहा हूँ मैं, अगर आप इसको बेस पे लगाएं तो IB इक्वल टू V ओवर R हो जाएगा, और V आपको दिया है इनपुट 5 और R दिया है आपको 10⁻3, और जो करंट गेन होता है इसमें वो होता है IC ओवर IB। तो B आ गया आपके पास, ये आ गया आपके, तो ये दिया आपको 50, IB आ गया आपका 5 इंटू 10⁻³ कर लो इसको, IC निकालना है, इधर भेजिए तो आ जाएगा 25 माइक्रो एम्पियर, 25250 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 2049, कह रहा है कि एक चार्ज है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक डायपोल के, तो कह रहा है अगर डिस्टेंस इससे ये R है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अभी बताया था बच्चों मैंने। अच्छा, ये अब आपको P जो है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दिया है, कह रहा है कि अगर डिस्टेंस इतनी है, इफ डिस्टेंस ऑफ Q इज R देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज प्रोपोर्शन टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा एक्सिस पे होता है वो होता है 2kP/r³, और जो हमारे नॉर्मली इक्वेटोरियल पे होता है वो होता है QP/r³। तो दोनों के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो P पे ऐसे ही डिपेंड करता है, लेकिन R पे -3 पे करता है, तो PR-3। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50, कि अगर आपका रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट के, और कह रहा है कि वेलोसिटी इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F sin ओमेगा t, और इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम फॉर ओमेगा इक्वल टू ω1 एंड द एनर्जी फॉर पार्टिकल ओमेगा इक्वल टू ω2 इज। तो सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पार्टिकल है जो रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन है। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ऐसे ही होता है लगभग। अब आपसे कहा गया है कि जो फोर्स है वो F sin ω t है, तो अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है ओमेगा इक्वल टू ω1 पे, तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल फॉर ओमेगा इक्वल टू ω2 कितनी होगी। तो बच्चों देखो, हम जानते हैं जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो मैक्सिमम होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे। अब यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन है, दैट मीन्स जो रेजिस्टिव फोर्स है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शन होगा। जब हमारा रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन है तो जो रेजिस्टिव फोर्स होगा वो वेलोसिटी की होगा। तो आप अगर कंपेयर करें तो हमारा जो ओमेगा नॉट है वो किसके बराबर होगा, ω2 के। ठीक है, और ω2 के और किसके होगा, ω1 ω2 के। तो ओमेगा नॉट ω2 के, देखो ओमेगा नॉट ω2, ओमेगा नॉट ω1 लिखा है इन्होंने मैक्सिमम, ω2 ओमेगा नॉट, अच्छा इधर लिखा है, सॉरी ये वाला हो जाए। अच्छा, 2 ऑप्शन है इसमें, और ω1 और ओमेगा नॉट क्या हो जाएंगे, ओमेगा और ओमेगा नॉट हमारे इक्वल टू हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका होगा वो होगा सेकंड वाला। ठीक है, नहीं सेकंड नहीं लग रहा मुझे इसका, चलो इसको मैं फिर देख के बता दूंगा, मैं इसमें कुछ लॉजिकल चीज़ें लाऊंगा। ठीक है, एक तो सही है कि जो हमारी एनर्जी होती है, यहाँ पर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो हमारी एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की वो मैक्सिमम होती है नेचुरल फ्रिक्वेंसी पे। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन है, तो जो रेजिस्टिव फोर्स है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शन होगा। तो ओमेगा नॉट तो ω2 के बराबर होगा, लेकिन ω1 और ओमेगा नॉट के बारे में अगर आप सोचेंगे तो ω1 और ओमेगा नॉट तो क्या होगा देखते हैं।
तो बच्चों ये तीनों आपस में मेरे को लग रहा है बराबर होंगे, ठीक है। अगर आप इसको डिस्कस करें, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, मतलब ओमेगा 1, ओमेगा नॉट और ओमेगा 2 बराबर होंगे। और ये जो केस है ना बच्चों, ये केस आपका है, आपने पढ़ा होगा फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। उसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए नॉट एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, डैम्पिंग वाला, ठीक है, प्लस अलग ही उसमें बता देता हूँ इसको अच्छे से आपको, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है बच्चों ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। ए इक्वल टू एफ नॉट ओवर एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, ये आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है, ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। अब आप देखिए ए जो है ये एम्पलीट्यूड है, ये अगर मैक्सिमम होगा, सिंपल सी बात है, ओमेगा नॉट को ओमेगा डी के बराबर होना पड़ेगा, पहली बात। अब करें अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो जो ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पे वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ओमेगा नॉट हमारी यहाँ पे नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और ये किसके बराबर होंगे, ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी के। तो आप इसको देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों मिलते हैं अगले पेपर में। अगला पेपर है मेरा, अगर मैं आपको अगला पेपर दिखाऊं 1999 का, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।